नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने हिस्ट्री लेक्चर के अंदर समुद्रगुप्त जो कि एक गुप्त डायनेस्टी के राजा थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के उपरांत समुद्रगुप्त शासक बना। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ प्रशस्ति में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को भरी सभा में राज्य प्रदान करने का वर्णन है। समुद्रगुप्त को सिंहासन सौंपकर चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ले लिया। इस घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप एक और दरबार के सभ्य जनों ने हर्ष प्रकट किया तो दूसरी ओर कुल्लजों यानी भाइयों ने ईर्ष्या का अनुभव किया। ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई होगी कि चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के पूर्व ही समुद्रगुप्त का राज्य अभिषेक किया गया। यह विषय विचारणीय है। समुद्रगुप्त के सिक्कों से साम्य रखते हुए कुछ सोने के सिक्के इतिहासकारों द्वारा प्राप्त हुए हैं जिन पर काच नाम उत्कीर्ण है। इन पर सर्वराजोजय का विरुद्ध भी मिलता है। यह विरुद्ध समुद्र गुप्त के लिए अभिलेखों में प्रयुक्त हुआ है। कुछ विद्वान जैसे स्मिथ, फ्लिक और एलन काच को समुद्रगुप्त का ही दूसरा नाम मानते हैं क्योंकि यह शासक के दो नाम रखने की प्रथा गुप्त वंश में प्रचलित थी। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम देवगुप्त था। इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु कुछ विद्वान जैसे हेरास काच को समुद्रगुप्त का भाई बताते हैं। यह कल्पना की जा सकती है कि संभवतः चंद्रगुप्त प्रथम के कई पुत्रों में समुद्रगुप्त ज्येष्ठ पुत्र नहीं था। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राज्याधिकारी था। पिता के समुद्रगुप्त के प्रति झुकाव को देखकर उन्होंने पिता की मृत्यु से पूर्व ही गद्दी प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने कुछ सिक्के मुद्रित करवा लिए। चंद्रगुप्त प्रथम योग्य पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहते थे और इसलिए काच व समुद्रगुप्त में उत्तराधिकार के संघर्ष की संभावना को महसूस कर उन्होंने भरी सभा में समुद्रगुप्त को गद्दी प्रदान कर दी। इससे सामंत व अन्य पदाधिकारी हर्षित हुए। यद्यपि तुल्य कुलजों ने अर्थात काज इत्यादि अन्य भाइयों ने ईर्ष्या अनुभव की। समुद्रगुप्त के शक्तिशाली व्यक्तित्व के कारण गुप्त वंश भ्रातृ कलह में पड़ने से बच गया। काज को अन्य समानांतर राज्य स्थापित करने का मौका नहीं मिला। सिंहासन पर अपना निर्विवाद अधिकार स्थापित करने के उपरांत समुद्रगुप्त ने अपने पड़ोसी शासकों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। प्रयाग स्तंभ लेख के 7वें श्लोक से उनकी सामरिक विजयों का विवरण प्रारंभ होता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का जो उल्लेख है उससे किसी तिथि क्रम का कोई आभास नहीं होता, किंतु यह तर्क संगत लगता है कि पहले उसने अपने राज्य के निकटवर्ती प्रदेशों पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया होगा और उसके बाद ही दूरस्थ शक्तियों से मुठभेड़ की होगी। आर्यभट्ट या उत्तरी भारत के जिन 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया उनमें अच्युत, नागसेन, गणपति नाग प्रमुख हैं। अच्युत को अहिछत्र जिला बरेली उत्तर प्रदेश, नागसेन को चंपावती या पद्मावती आधुनिक ग्वालियर का पदम पवैया और गणपति नाग को विदिशा का शासक माना जाता है। इन विजयों के द्वारा मध्य प्रदेश या गंगा यमुना दोआ पर समुद्रगुप्त ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। उसने इन शासकों का पूर्णतः उन्मूलन किया क्योंकि अपने केंद्रीय शासन की स्थिति को मजबूत किए बिना उसके लिए आगे अभियान चलाना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त आठविकों पर भी समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में है। आठविक या जंगली जाति के शासक संभवतः मथुरा से नर्मदा तक के प्रदेशों के निवासी थे। समुद्रगुप्त ने अब दक्षिणापथ की ओर विजय यात्रा प्रारंभ की और उस दौरान 12 नरेशों से उसका सामना हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने दक्षिण अभियान के दौरान समुद्रगुप्त रांची तक पहुंच गया। जिन शक्तियों से उसकी मुठभेड़ हुई उनके नाम और क्षेत्रों का उल्लेख तो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है परंतु उनकी निश्चित पहचान करना संभव नहीं। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि गुप्त नरेश ने इस क्षेत्र में आर्यवर्ती शासकों को पूर्ण उन्मूलन से भिन्न नीति का अनुसरण किया। उनकी दक्षिण विजय की नीति 3 प्रमुख आधारशिलाएं थी। ग्रहण यानी शत्रु पर अधिकार, मोक्ष यानी शत्रु को मुक्त करना, अनुग्रह यानी राज्य को लौटाकर शत्रु पर दया करना। समुद्रगुप्त ने सुदूरवर्ती दक्षिण के शासकों को अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत लाने में का सफल प्रयास किया। समुद्रगुप्त की उक्ति का वैभव सीमावर्ती राज्यों पर भी पड़ा। समतट, डवाक, कामरूप जैसे पूर्वी प्रांतों में सीमावर्ती राज्य और मालव, अर्जुनायन, योद्धे, मौद्रक, आभीर, राजून, खारपुरिक जैसे गणतंत्रीय राज्यों ने सर्वकर, दान, आज्ञाकरण और प्राण मागमन के द्वारा उनके प्रचंड शासन को परिपुष्ट करने की चेष्टा की। सिर्फ यही नहीं, हरिसेन के अनुसार भारत के बाहर विदेशी शासकों पर भी समुद्रगुप्त के पराक्रम का भय छा गया था। जिन राज्यों के शासकों ने समुद्रगुप्त के प्रति सेवाएं अर्पित की थी कि वे थे सुदूर दक्षिण के सिंहल के शासक और उत्तर पश्चिम के देवपुत्र शाही और शासानुशाही शक मरुतुंड, देवपुत्र शाही, शासानु बहुशाही। संभवतः भारत की पश्चिमी सीमा पर रहने वाले कतिपय कुषाण वंशजों की ओर से संकेत करते हैं और शक मरुतुंड से शक क्षत्रपों का तात्पर्य समझा जाता है। इन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार करते हुए 3 विधियां अपनाई। आत्मनिवेदन अर्थात गुप्त सम्राट के सामने स्वयं हाजिर होना, कन्योपायन यानी अपनी पुत्रियों का गुप्त राजघराने में विवाह करना और गुरु इसमें स्व विषय भुक्ति शासन याचना यानी अपने विषय में भुक्ति के लिए गरुड़ अंकित मुहर छपे शासनादेश प्राप्त करना। यह अधिक संभव प्रतीत होता है कि 9 गणराज्यों और 5 समीपवर्ती प्रदेशों और विदेशी शक्तियों को गुप्त साम्राज्य के प्रत्यक्ष रूप में सम्मिलित नहीं किया गया। समुद्रगुप्त ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन ही काफी समझा होगा। अपनी विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया जिसका परिचय सिक्कों और उसके उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से प्राप्त होता है। उसके सिक्कों पर मुद्रित है प्रतिरथ और व्याघ्र पराक्रम और पराक्रमांग जैसे विरुद्ध उसके गौरव में जीवन चरित्र का स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करते उसके शासनकाल में गुप्त संवत 56
यानी कि 56 और 375 ईस्वी जब चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन रहा था से पूर्व समाप्त हुआ होगा। तो यही था समुद्रगुप्त का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो हमने दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।